नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 21 मार्च को उत्तराखंड में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, 21 मार्च को ही देहरादून जाएंगे भाजपा केंद्रीय पर्यवेक्षक और 21 मार्च को नए सीएम का ऐलान संभव है। पहले 20 मार्च को केंद्रीय पर्यवेक्षक यहां जाने वाले थे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि 21 मार्च को देहरादून में भाजपा का केंद्रीय पर्यवेक्षक दल पहुंचेगा और 21 मार्च को उत्तराखंड में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। ये बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत राठी जुड़ गए। अजीत जी, क्या जानकारी मिल रही है? अवधेश, देखिए, जैसा अभी आपने बताया कि अब जो ऑब्जर्वर हैं राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी दोनों पहले 20 तारीख को आने वाले थे, अब वो 21 तारीख को आएंगे और ये तारीखें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको याद होगा कि पहले 19 तारीख को आने का था, लेकिन 19 तारीख को पहाड़ में होली मनाई जाती है, होली का पर्व मनाया जाता है होली के एक दिन बाद, तो इसलिए फिर इस तारीख को 20 कर दिया गया। लेकिन 20 मार्च को भी अब उनके आने की कोई संभावना नहीं है और पार्टी सूत्रों के हवाले से जो एक खबर मिल रही है दिल्ली से भी और देहरादून से भी, अब दोनों ऑब्जर्वर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी वो 21 तारीख को यहाँ पर आएंगे। अभी उनका समय तय नहीं है किस समय आएंगे। उसी दिन विधानमंडल दल की बैठक होगी और उस बैठक में विधानमंडल दल का नेता चुन लिया जाएगा और नेता चुने जाने के बाद फिर जो शपथ ग्रहण समारोह का जो एक कार्यक्रम है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात अवधेश ये है कि 31 मार्च को ये वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है और शासन की जो एक चिंता है वो बजट पास कराने की है। किसी भी तरह से 31 मार्च से पहले यहाँ पर बजट पास कराया जाना है। अगर 21 मार्च को ऑब्जर्वर आ रहे हैं तो हो सकता है एक आध दिन लेट फिर शपथ ग्रहण समारोह हो जाए और उससे जो सरकारी मशीनरी है उनको लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं। राजनीतिक कॉम्प्लिकेशन एक अपनी जगह है, राजनीतिक जो एक प्रतीक्षा हो रही है कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये एक अपनी जगह है, लेकिन जो तकनीकी चीज़ है अगर 31 मार्च तक यहाँ पर वोट ऑन अकाउंट नहीं होता, यहाँ बजट पास नहीं होता, तो यहाँ सरकार जो है वित्तीय तौर पर रन करना बंद कर देगी। तो लेकिन अभी जो एक ये नई खबर आई है कि 21 मार्च को दोनों पर्यवेक्षक यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये एकदम बिल्कुल लेटेस्ट खबर है और 21 मार्च को किस समय आएंगे, किस समय विधानमंडल दल की बैठक होगी, ये कल तक जो तस्वीर साफ हो सकेगी। बिल्कुल। और शपथ ग्रहण की तैयारियां जो चल रही हैं उसको लेकर क्या ये जानकारी मिल पा रही कि अगर 21 तारीख को नाम का ऐलान होता है नए सीएम का, तो शपथ ग्रहण की क्या स्थिति बनेगी, कब तक वो हो जाएगा? देखिए, अभी आज शाम के समय प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई है जिसमें प्रदेश महामंत्री संगठन और तमाम बड़े नेता और कुछ और जो संगठन के जो मौजूद पदाधिकारी हैं वो रहेंगे और वो इस बात को लेकर के तय करेंगे शपथ ग्रहण समारोह किस तरह का होना चाहिए। चूंकि नेता विधानमंडल दल कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, उसे लेकर एक अलग चीज़ है, वो इनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, लेकिन शपथ ग्रहण कहाँ कराया जाए, कैसा कराया जाए, ये इस पर एक यहाँ पर एक संगठन में एक मदन कौशिक एक चर्चा आज कर रहे हैं। उन्होंने एक बैठक बुलाई है जिसमें तमाम यहाँ के बड़े नेता मौजूद होंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री भी उनके साथ बैठें, तो उसमें शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियाँ हैं उसको अमली जामा पहनाया जाए, उसको अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर विधानमंडल दल का नेता चुन लिए जाने के बाद जो शासन स्तर पर सरकारी मशीनरी है उसको अपने साथ इन्वॉल्व किया जाएगा। जी बिल्कुल। यानी कि क्या हम ये मान सकते हैं कि 21 तारीख को पर्यवेक्षक आ रहे हैं तो कम से कम 21 को नाम का ऐलान तो हो ही जाएगा, 21 को स्थिति तो स्पष्ट ही हो जाएगी कि मुखिया कौन बनने जा रहे हैं? अवधेश, देखिए, जैसे एक एक करके तारीख आगे खिसकती जा रही है और अगर ऑब्जर्वर शाम को आते हैं तो फिर ये विधानमंडल दल की बैठक 22 तारीख को होना तय होगा फिर, क्योंकि जब अगर ऑब्जर्वर ही समय से नहीं आएंगे, जैसा अगर पार्टी ने कोई भी स्ट्रेटेजी बनाई होगी, कोई भी कार्य योजना बनाई होगी, लेकिन 21 तारीख को ऑब्जर्वर कितने बजे आएंगे और विधानमंडल दल की बैठक कितने बजे होगी, अगर वो दिन में ही आ जाते हैं या शाम को भी आ जाते हैं, विधानमंडल दल की बैठक में एक बहुत बड़ा एक समय नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो मुझे लगता है ऑब्जर्वर अगर 21 तारीख को अपने तय समय पर आ जाते हैं, जो एक नया समय तय हुआ है, तो विधानमंडल दल का नेता उसी दिन फाइनल हो जाएगा और ये मान लिया जाएगा जो विधानमंडल दल का नेता होता है वही चीफ मिनिस्टर होता है। जी बिल्कुल। और इन सब के बीच अजीत जी, ऑब्जर्वर आएंगे, उसके बाद सब कुछ तय होगा, वो तमाम चीज़ें प्रक्रिया में चलेंगी, लेकिन ऐसी स्थिति में नाम बहुत चलते हैं, तो अभी कौन कौन से नाम है उत्तराखंड की राजनीति में जो बहुत तेजी से चल रहे हैं, जिन पर निगाहें सभी की, हालांकि बीजेपी चौंका जरूर देती है, लेकिन कौन नाम रेस में है और कौन लोग खुद को रेस में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? अवधेश, देखिए, सबसे ज़्यादा नाम तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर का चल रहा है, भले ही वो चुनाव हार गए हो, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी ने एक जीत हासिल की है, तो पार्टी नेतृत्व भी सोच रहा है कि जिस मुख्यमंत्री के चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा है तो उनको दोबारा मौका दे दिया जाए। लेकिन
उधर आज एक नई खबर भी आ रही थी कि सिटिंग जो विधायक हैं, जो विधायक जीत कर आए हैं, उन्हीं में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो उनमें से कौन हो सकते हैं? उनमें से पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी की पुत्री रितु खंडूड़ी भी हो सकती है, उसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी हो सकते हैं, उसमें मौजूदा पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी हो सकते हैं। ये 3 नाम बहुत करीने से, बहुत प्रमुखता से आगे चल रहे हैं और जो मुख्य धारा में हैं, जिनका नाम लिया जा रहा है कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। और अगर हम सांसदों की बात करते हैं तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हरिद्वार से सांसद हैं, और इसके अलावा अजय भट्ट जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है, और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम भी यहाँ पर है। लेकिन इतने सारे नाम होने के बावजूद पार्टी अगर कोई दूसरा भी निर्णय लेने तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जी बिल्कुल, तमाम चीज़ें हैं, अब देखने वाली बात होगी कि स्थिति क्या बनती है, लेकिन ये एक नई और बड़ी खबर सामने आई। शुक्रिया अजीत जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी अपडेट्स देने के लिए। तो अब पर्यवेक्षक जो हैं केंद्रीय, वो 21 तारीख को पहुंचेंगे और उसके बाद तस्वीर साफ होगी। इसी बीच बात यूपी की भी कर लेते हैं। लखनऊ में भी नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। सीनियर अधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह स्थल का निरीक्षण किया और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां अंतिम दौर में है। और इसी कड़ी में यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहे। इनके साथ ही साथ यूपी डीजीपी मुकुल गोयल, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी स्टेडियम का मुआयना किया है। तो एसीएस सूचना नवनीत सहगल भी पहुंचे थे। तो अधिकारियों की जो टीम है वो लगातार स्टेडियम का दौरा कर रही है, निरीक्षण कर रही है और जो तैयारियां हैं उनको चाक चौबंद करने की कोशिश है। तो एबीपी गंगा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। ये है अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की, इकाना की, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। और देखिए जो एसीएस सूचना है नवनीत सहगल, वो इस वक्त दिशा निर्देश दे रहे हैं और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भव्य कार्यक्रम होना है, ऐसे में प्रशासन का अमला जो है वो पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है और पुलिस अपनी सुरक्षा व्यवस्था को देख रही है। और अब बात कर लेते हैं यूपी की बड़ी सियासत की। भाजपा ने एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा की इस लिस्ट में 30 उम्मीदवारों का नाम है और इस लिस्ट में मुरादाबाद बिजनौर से सत्यपाल सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं आजमगढ़ मऊ सीट से भाजपा ने अरुण यादव को उम्मीदवार बनाया है। अरुण यादव सपा के नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव के बेटे हैं। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के परिवार से रविशंकर सिंह पप्पू को बलिया से टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में सबसे चर्चित चेहरे हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी, जो कि भाजयुमो के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रांशु को इटावा फर्रुखाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। और कौन कौन प्रत्याशी वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से नरेश भाटी, प्रांशु दत्त द्विवेदी को लखीमपुर से अनूप गुप्ता और बहराइच से प्रियंका त्रिपाठी, बाराबंकी से अंगद कुमार सिंह, प्रतापगढ़ से हरि प्रताप सिंह, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह। लखनऊ की अगर हम बात करें, लखनऊ उन्नाव की, तो रामचंद्र प्रधान को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। रविशंकर सिंह पप्पू को बलिया से टिकट दिया गया है। बहराइच से प्रज्ञा त्रिपाठी हैं। चौधरी ऋषपाल सिंह अलीगढ़ से। भाजपा ने आज स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। झांसी उरई प्राधिकरण क्षेत्र से भाजपा ने रमा निरंजन को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका दावा है कि इस बार भी वो चुनाव में पहले नंबर पर आएंगे। साथ ही रमा निरंजन टिकट देने के लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दे रही है। स्थानीय निकाय के जो प्राधिकार क्षेत्र हैं उन पे बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और झांसी, ललितपुर, उरई जो क्षेत्र है वहाँ पर रमा निरंजन को अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। रमा जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद भैया। जब आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी, बीजेपी ज्वाइन किया था, हमने आपसे तब भी सवाल पूछा था कि क्या बातचीत पहले ही हो गई थी कि टिकट आप ही को देंगे स्थानीय निकाय के? क्या ऐसा हम लोगों ने तो भगवान राम की आस्था से पार्टी चेंज की थी कि यहाँ जो नीतियाँ हैं मुझे बहुत अच्छी लगती थी भाजपा की, तो मैंने सापा छोड़ के हमने कहा भाजपा में ज्वाइन करना चाहिए। और इसके बाद दावेदारी तो हर कोई करता है, मैंने भी दावेदारी की। मैं पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नड्डा जी को, अमित शाह जी को, अध्यक्ष जी को, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल करने के बाद मुझे पुनः एमएलसी का टिकट दिया। आपने सुना क्या कहना रमा निरंजन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और साफ तौर पर वो कह रही हैं
कि उन्हें बीजेपी के जो काम है वो पसंद आए और इसीलिए सपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। और अब जब बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है तो पूरा भरोसा है कि एक बार फिर वो इस चुनाव को जीतेंगी और विधान परिषद पहुंचेंगी। कैमरा से वीरेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और अब बात करते हैं गोरखपुर में योगी की होली। तो बात करते हैं गोरखपुर की होली मिलन समारोह की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों से मिल रहे हैं। लोग सीएम योगी के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। साथ ही सीएम योगी से कई बच्चों ने भी मुलाकात की। आपको बता दें कि गोरखपुर में हर साल होली पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन होता है और इस बार ये आयोजन काफी खास है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो मुलाकात कर रहे हैं, सेल्फी उन्होंने ली। और दूसरी तरफ तमाम जो गोरखपुर के लोग थे वो मिलने पहुंचे, आसपास के क्षेत्र के लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बधाई भी दी और होली मिलन समारोह में भी शामिल हुए। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं गोरखपुर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं, नजरें बनाए हुए हैं। विवेक, किस तरीके का होली मिलन समारोह चल रहा है, क्या रंगत है? क्योंकि बड़े लंबे इंतजार के बाद वो मौका आया है, क्योंकि कोरोना ने सब कुछ रोक दिया था। अगले 2 साल बाद ऐसी स्थिति आई है जब यहाँ पर गोरक्ष पीठ जो है वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। यानी 2 साल कोरोना काल के थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय मना कर दिया था कि इस तरह का कोई भी आयोजन ना हो जिससे कोरोना का संक्रमण फैले और बढ़े। लेकिन अब हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। नज़ारा ये मंदिर परिसर का है और जो आवासीय परिसर है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ रहते हैं वहाँ का है। और कुछ देर पहले यहाँ पे जो गीत संगीत का कार्यक्रम था, जो होली के फाग थे, होली के लोकगीत, परंपरागत गीत गाए जा रहे थे, वो कार्यक्रम उधर चल रहा था। जो सामने आप स्थान देख रहे हैं, कुर्सियाँ रखी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। ये समारोह, होली मिलन समारोह समाप्त हो चुका है। लेकिन जो दूर दराज से लोग आए हैं, चूंकि 2 साल बाद आज ऐसा मौका मिला है जब लोग यहाँ पर आए हैं, होली मिलन समारोह हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे मुलाकात कर रहे हैं। प्रचंड जीत का भी उत्सव है, होली का भी उत्सव है, जोश है। तो यहाँ पिछले दिनों जो होली मिलन समारोह होते थे उसकी तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा लोग आए हैं। और यही गोरखपुर के नहीं, आसपास के जनपदों से भी लोग आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने। तोहफे लेकर आए हैं, मिठाइयाँ लेकर आए हैं, गिफ्ट लेकर आए हैं, फूल हैं, जो भगवा पटके हैं, रामनामी दुपट्टे हैं, श्री राम और सीता की मूर्तियां हैं, छाया चित्र हैं, वो सब लेकर आए हैं। और ये सामने जो आप भीड़ देख रहे हैं, दरअसल मुख्यमंत्री यहाँ पर पहले लोगों से मिले, 4:30 बजे के आसपास कार्यक्रम शुरू हुआ था। उसके बाद वो मुलाकात करीब आधे घंटे लोगों से करी और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो सबसे नहीं मिल पाए और अंदर चले गए हैं। अंदर यानी जहां उनका आवास है, जो कार्यालय का पिछला हिस्सा है, वहां उनका एक बैठकी है। उसी बैठकी में अब मुलाकातें हो रही हैं। लोग यहाँ पर जो चिन्हित लोग हैं, जिन्होंने समय ले रखा है, उनको मुख्यमंत्री बुला रहे हैं। और ये सब कुर्सी में बैठे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अंदर से बुलावा आएगा और जाके उनसे आशीर्वाद लेंगे। चूंकि पीठाधीश्वर भी हैं मुख्यमंत्री, महंत गोरखनाथ का जो ये परंपरा चली आई है उस पीठ के, ये सिद्ध पीठ के पीठाधीश्वर भी है योगी आदित्यनाथ, इसलिए उनसे आशीर्वाद लेना। और यहाँ जब वो मिल रहे थे तब लोग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने लोगों को प्रणाम करने से रोका, दंडवत करने से रोका। लेकिन अभी अंदर जो अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया, सैकड़ों हजारों लोग यहाँ आए, उनसे सबसे मिले हैं। लेकिन बहुत सारे लोग लगातार आ रहे हैं जिनको ये पता चल रहा है कि अभी होली मिलन समारोह या जो दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले थे या जो अन्य आसपास के जनपदों से आने वाले थे, वो लोग अब जैसे जैसे आ रहे हैं। तो इसी ये मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, ये कार्यालय है मुख्यमंत्री का जहां पर उनका कामकाज होता है, जो मठ से जुड़े कामकाज हैं वो सारे कामकाज यहाँ पर होते हैं। इसी कार्यालय में वो बैठते हैं। और इसके बाद इस कार्यालय के पीछे थोड़ा सा कैमरा उस तरफ ले जाएं तो आपको दिखेगी ये जो लाइन लगी है, भीड़, ये भीड़ इसलिए लगी है क्योंकि अंदर वहां पर दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बैठकी, जो उनका बैठक का कक्ष है, वहां पर बैठे हुए हैं और वहां सबसे मुलाकात कर रहे हैं। चूंकि इतने लोगों से मिलना संभव नहीं था और बाहर भीड़ इतनी अनियंत्रित हो गई थी कि सुरक्षा कर्मियों को भी खासी
मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन अब वो अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ से जो पीछे बैठे हैं हमारे, जो बाएं खड़े हैं, जो दाएं खड़े हैं, बहुत सारे लोग लगातार आ रहे हैं। बिल्कुल, तमाम लोग लगातार आ रहे हैं। विवेक और तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर है, यूपी में नई सरकार के गठन के बीच आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 4 दिन के दौरे पर यूपी आ रहे हैं और आज शाम गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हो सकती है। इसके बाद संघ प्रमुख 22 मार्च तक गोरखपुर में ही रहेंगे। अपने गोरखपुर दौरे में संघ प्रमुख आरएसएस के प्रांतीय कार्यालय माधवधाम में आयोजित होने वाली संघ की बैठक में शामिल होंगे। विवेक लगातार गोरखपुर से हमारे साथ बने। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है संघ प्रमुख के दौरे को लेकर? अवधेश, देखिए, ये पता चला है कि जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो करीब 7:30 बजे गोरखपुर आएंगे। 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में गोरखपुर आएंगे और इसके बाद यहीं आएंगे, यानी जो गोरक्षपीठ है, गोरखनाथ बाबा का मंदिर है जो हमारे ठीक पीछे है। मैं गुजारिश करूंगा कैमरामैन से दिखाएं कि वो मंदिर, और यहाँ इसी मंदिर पे वो दर्शन करेंगे सबसे पहले, और यहाँ दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि इसी परिसर में रहते हैं तो यहाँ पर भी उनकी मुलाकात, मुख्यमंत्री उनसे मिलने जाएंगे। चूंकि संघ प्रमुख हैं और उनका प्रोटोकॉल बहुत बड़ा है, इसलिए मुख्यमंत्री स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। यहीं इसी परिसर में मुलाकात होगी। उसके बाद आज रात को कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई बैठक नहीं होगी। कल से बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। 6 खंड हैं पूरे उत्तर प्रदेश में संघ के, जिसमें से गोरखपुर बहुत अहम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर संघ सबसे मजबूत माना जाता है। शाखा जो 1944 से यहाँ पर संघ मजबूत है और जब नानाजी देशमुख यहाँ पर आए थे 1944 में, तब से संघ यहाँ पर एक्टिव है। और चुनाव के पहले और चुनाव के बाद देखिए, चुनाव परिणाम जो आया है गोरखपुर मंडल का, 28 में से 27 सीटें मिली है और लखनऊ, माफ कीजिएगा, गोरखपुर की 9 सीटें। पिछली बार मोदी लहर में भी 1 सीट हार गए थे, लेकिन अब की बार 9 की 9 सीटें जीती हैं। इसके पीछे संघ की जमीनी मेहनत है, जो बहुत जमीनी मेहनत है और ये भी इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या भूमिका रहती है। और संघ प्रमुख अब गोरखपुर पहुंच भी रहे हैं। शुक्रिया विवेक आपका जानकारी अपडेट्स देने की। एक और सपा चुनाव में मिली हार के पीछे ईवीएम को वजह बता रही है, तो दूसरी तरफ सपा की सहयोगी पार्टी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का कहना है कि ईवीएम को दोषी ठहराना एक बहाना है, जबकि समाजवादी पार्टी को ये देखना चाहिए कि बीमारी की असली वजह क्या है। चुनाव परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनमें कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो गठबंधन में गांठें जो हैं वो खुलती नजर आ रही। सबसे पहले महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने सवाल उठाए और अब ये खबर आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल आए हैं। केशव देव जी, आपने भी कहा कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और इसलिए चुनाव हार गए। अब कहा जा रहा है कि आपके एक और जो सहयोगी हैं सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, वो दिल्ली में अमित शाह से मिलकर आए हैं। देखिए, पहली बात जिस बात का आप पहला सवाल कर रहे हैं कि मैंने कहा, मैंने सही बात कहना कोई अपराध नहीं है। मैं चाहता हूं कि गठबंधन सही बीमारी का पता लगाए जिससे आने वाले समय में उसका दवा हो सके। आप ईवीएम पे खाली ठीकरा फोड़ देंगे तो आने वाले समय में भी आपका नुकसान होगा। वोट जितना मिलना था उतना मिला, आपने उससे ज़्यादा वोट का प्रयास नहीं किया। मैं भी चुनाव लड़ा, मेरे परिवार के लोग लड़े, मुझे जितना मिलना था मिला। बसपा का वोट भाजपा में शिफ्ट हुआ, इसलिए हम चुनाव हारे, या हम वो मैनेजमेंट नहीं कर पाए जिस तरह भाजपा साम दाम दंड भेद करके